नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय शर्मा व सदस्य जयप्रकाश काल्टा को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताई चिंता, कहा जरूरत पड़ी तो लगाई जा सकती हैं बंदिशें। आगामी नगर निगम चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग। संयुक्त किसान मंच की राज्यपाल से भेंट, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, सुलह विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जयप्रकाश काल्टा को आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला स्थित राजभवन में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार और सदस्य जयप्रकाश काल्टा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं अजय कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूँगा। मैं अजय कुमार, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता, ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं अजय कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का पूरे देश भर में नाम है। आयोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। नए अध्यक्ष और सदस्य के बनने के बाद काम में तेजी आएगी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत अच्छा नाम है पूरे देश भर में। पारदर्शिता के साथ यहाँ पहले से काम होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। अब सिर्फ इतना है कि नए मेंबर और नए मेंबर के साथ चेयरमैन की एक जिम्मेवारी यहाँ पर जिन लोगों को दी गई है, और वो लोग आगे इस प्रक्रिया को जो आज से पहले चल रही थी हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लोगों की जो चयन की जो प्रक्रिया होती है, उसको आगे जो है वो पारदर्शिता के साथ जिस तरह से चल रही थी उस तरह से काम करते रहेंगे। वहीं लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि वे इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। उनकी प्राथमिकता परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ साथ अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करना होगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद सरकार ने मुझे उसके लिए चुना है। ये बहुत भारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक दायित्व मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सौंपा है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगा। और अभी
इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूँगा। और हमारा हिमाचल प्रदेश का ये जो आयोग है ये अपनी ऑब्जेक्टिविटी फेयर सिलेक्शन के लिए पहले से ही बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत मशहूर है। इसमें पर जो भी पारदर्शिता और लाने का स्कोप होगा सिलेक्शन प्रोसेस में और ऑब्जेक्टिविटी लाने का स्कोप होगा उसको और बढ़ाएंगे। पहले से ही बहुत अच्छा ये काम कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बट और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो भी प्रोजेक्ट्स या चले हुए हैं जहां भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है उसको एक्सपीडाइट करेंगे ताकि विभिन्न पदों पे जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हों, सरकार की एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि जितना टाइम पद ज़्यादा खाली रहेगा तो एफिशिएंसी प्रभावित होती है। और जो अभ्यर्थी होते हैं, जो लोग कंपटीशन देते हैं, उनके लिए भी आसान रहेगा कि जल्दी से जल्दी उनको भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वहीं लोक सेवा आयोग की सदस्य रचना गुप्ता ने बताया कि आयोग देश भर में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है और भविष्य में भी इसके लिए काम करता रहेगा। लोक सेवा आयोग महिलाओं को ज्यादा मौका देने और उनके सशक्तिकरण करने के लिए मुफ्त भर्ती प्रक्रिया करवा रहा है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पहले से भी रही है, अभी भी रहेगी और आगे भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विश्वसनीयता है और मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस विश्वसनीयता को कमीशन ने हमेशा बनाए रखा। और ऐसे सेवक, जन सेवक, आप ऑफिसर्स देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, इंजीनियर्स देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देख लीजिए, एक स्तरीय दिए, अच्छे दिए जो हिमाचल सरकार का शासन चला रहे हैं, विभिन्न विभागों में तैनात हैं। एक चीज़ मैं आपसे साझा ये करना चाहती हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, विमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस माफ़ करी थी, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां पढ़ी लिखी ऐसी होती हैं जो गरीब परिवारों से होती हैं और वो सक्षम नहीं थी परिवार उनके कि वो बार बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन सर्विस कमीशन ने हमने अपने समय में इसको लागू किया और हालांकि इसका वित्तीय प्रभार थोड़ा सा पड़ा सरकार को, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत वो कुछ भी मुझे लगता मायने नहीं रखता। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो महिला कैंडिडेट कम हुआ करती थी पहले, कमीशन में अप्लाई करती थी, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है हर बारी सफलता मिले, तो उस सफलता का बढ़ाने के लिए, स्तर बढ़ाने के लिए वो बार बार अप्लाई कर सकती है क्योंकि उसको कोई फ़ीस नहीं देनी होती। तो एक साल में हमने 2019 के एंड में इसको इम्प्लीमेंट किया था और 20 से इसको हमने लागू कर दिया था। तो अभी जो हमारा थोड़ा सा कोविड करके हालांकि इतना भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी प्रभावित तो हुई थी, लेकिन फिर भी जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है और उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड-19 के मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं उस पर वे पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार आने वाले समय में बंदिशें लगाने से भी परहेज नहीं करेगी। कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। से मंदिर में आने का इन दिनों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का हो रहा था, तो उसमें SOP लागू होने के बाद जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस उसके कारण थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है हमको काम करना पड़ेगा क्योंकि कोविड को फैलने से रोकना है। प्रदेश सरकार लोकगीतों, एकांकी और लघु नाटकों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की 50 साल की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय लोक गायकों और लोक कलाकारों को शामिल करने पर विचार कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए कही। यह पहला अवसर था कि सरकार ने प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूरे राज्य के लोक कलाकारों के साथ बातचीत की।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के समारोह को शानदार तरीके से आयोजित कर रही है। प्रदेश भर में लोगों को राज्य की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिए 51 राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में राज्य की विकासात्मक यात्रा की झलक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा को आकर्षक बनाने और प्रदेश की पिछले 50 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसलिए जिस क्षेत्र में स्वर्णिम रथ गुजरेगा उस संबंधित क्षेत्र के कलाकारों की सेवाएं लेने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल स्वर्णिम रथ यात्रा की ओर अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलेगी, बल्कि प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। इस प्रकार लोक कलाकारों को स्थानीय भाषा में नाटकों में शामिल किया जाएगा, जिसके माध्यम से पिछले 50 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोक कलाकारों से स्थानीय भाषा में गीत और नाटक तैयार कर 5 अप्रैल 2021 तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्तुत करने का आग्रह किया। इससे सरकार को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा इस पूरे कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित कर राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कलाकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और स्थानीय समारोह और कार्यक्रमों के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कलाकारों से प्राप्त रचनाओं की छंटनी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसे स्वर्णिम रथ यात्रा और कार्यक्रमों के दौरान उपयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। हम इस बार जो है इस स्टेटहुड के कुछ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और जो कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में ये हिमाचल की 50 वर्ष की यात्रा आम जन तक पहुंचे और नई जनरेशन तक पहुंचे। नई जनरेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी का जो हमारी उम्र का वो तो थोड़ा बहुत जानता है हिमाचल की यात्रा को कुछ वर्षों से, जब से उसने वो संभाला होगा। लेकिन जो नई पीढ़ी है जिन्होंने आज का हिमाचल देखा है लेकिन पीछे के 50 वर्ष पहले के हिमाचल को सिर्फ सुना है या कुछ लोगों ने सुना भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल की इस यात्रा का जो है वो हम लोगों के बीच में इसको आम जन तक पहुंचाने के लिए, नई जनरेशन के बीच में पहुंचाने के लिए एक प्रयत्न करना चाह रहे हैं और उसमें आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। ये हिमाचल के आज के हिमाचल को जिस रूप में हम देख रहे हैं, इस हिमाचल में कुछ लोगों का ही योगदान नहीं है, हिमाचल के हर वासी का इसमें योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है। एक मजदूर ने मजदूरी की है, खून पसीने से मेहनत की है, उसका एक योगदान अपना है। एक कलाकार ने हिमाचल की संस्कृति को, हिमाचल की संस्कृति के साथ हिमाचल के नेचर के ऊपर, हिमाचल की पुरानी गाथाओं को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अपने गीत बनाए, अपने लेखन में काम किया और जिस तरह से उसने अपना प्रस्तुतिकरण किया दुनिया के सामने हिमाचल का, उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। एक इंजीनियर का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, एक डॉक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन है, एक अध्यापक का अपना कंट्रीब्यूशन है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में हम जहां पहुंचे इस यात्रा में, जिस मुकाम पर पहुंचे, इसमें हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो उसको समर्पित करना है। इस यात्रा में सब हिमाचल वासी सहयोगी बन करके, साथी बन करके यहां तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। उस दृष्टि से ये श्रेय उनको समर्पित करना है, उनको डेडिकेट, हिमाचल वासियों को डेडिकेट करना है। प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों डॉक्टर KL सहगल, विक्की चौहान, कुलदीप शर्मा, दलीप श्रीमौरी, ठाकुरदास राठी, इंद्रजीत सिंह, विद्यानंद सरैक, सुरेश शर्मा, प्रभु नेगी, धीरज शर्मा,
परमजीत पम्मी और रजनीश भारद्वाज ने इस अवसर पर अपने सुझाव दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरभजन सिंह ने कलाकारों को संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारियों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि इन्हें आगामी छंटनी के लिए विभाग को भेजा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए लोक कलाकारों ने पहली बार इस प्रकार का संवाद स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और भविष्य में भी इसका लाभ उन्हें मिलेगा। कलाकारों ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश की संस्कृति के संवर्धन और प्रदर्शन में सहायता मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने महाराजा संसार चंद स्मारक राजकीय महाविद्यालय थुरल में 5 करोड़ 18 लाख से निर्मित भवन को क्षेत्र को समर्पित किया और इसी सत्र से यहां पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स आरंभ करने की घोषणा की। परमार ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि थुरल चंगर क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है और आसपास की लगभग 25 पंचायतों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए यह एक बेहतरीन संस्थान है। उन्होंने कहा कि छात्रों और लोगों की मांग पर पिछले वर्ष यहां BCA संकाय आरंभ कर छात्रों को राहत देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने महाविद्यालय PTA सदस्यों और अध्यापकों से महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि महाराजा संसार चंद मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय थुरल का भविष्य उज्जवल हो सके, इसके लिए सरकार यहां तमाम तरह की सुविधाओं के सृजन और ढांचागत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। परमार ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व और कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि थुरल और नौरा महाविद्यालय में स्टाफ की उपलब्धता के साथ साथ सुंदर भवनों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा उपलब्धता के लिए परौर में 30 करोड़ से पॉलिटेक्निकल कॉलेज और रंझू में 15 करोड़ से ITI भवन का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि थुरल और आसपास के क्षेत्रों में भी विकास को गति प्रदान कर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरथू से डूहक सड़क निर्माण पर 2 करोड़ 17 लाख, थुरल बछवाई सड़क निर्माण पर 11 करोड़, थुरल पंगा लाहड़ भाटी सड़क पर 2 करोड़ 47 लाख, बैरघट्टा गंडेरा सड़क निर्माण पर 5 करोड़, चूला पुल निर्माण पर 1 करोड़ 22 लाख और थुरल की विभिन्न सड़कों के मुरम्मत कार्य पर 2 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। विपिन सिंह परमार ने बताया कि पेयजल योजना थुरल भ्रांता के पुनर्निर्माण पर 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इसके निर्माण से 5 पंचायतों के 21 गांवों में पेयजल उपलब्धता में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई योजना नौन पर 60 लाख और डूहक धनियारा में नई उठाऊ सिंचाई योजना के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कोना सेंधु की दूरी को कम करने के लिए सड़क निर्माण और महाविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 21,000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय की सभी मांगों को चरणबद्ध पूरा करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर विपिन सिंह परमार ने 31 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3,33,000 की सहायता राशि चेक भी वितरित किए। इससे पूर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल आजाद ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और महाविद्यालय में PGDCA कक्षाओं और नए भवन के समर्पण के लिए उनका आभार प्रकट किया। से अब आपके पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर एप्लीकेशन की कक्षाएं भी थुरल में चलना शुरू हुई। अच्छा है, यानी ये जो हमने सोचा है वो इसलिए सोचा है कि यहाँ ये न्यूगल नदी के किनारे इस शहर से हट करके जो शिक्षण संस्थान कॉलेज के रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, इसका भविष्य और उज्जवल हो, ये मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और इलाके की जनता जनार्दन से भी कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ इस कॉलेज का भविष्य और संवर जाएगा और इसको संभालने में हिमाचल प्रदेश सरकार निरंतर कोशिश कर रही है।
हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट की। उन्होंने पहाड़ी राज्य की कृषि बागवानी के हित से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। मंच के संयोजक हरीश चौहान ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सेब को विशेष उत्पाद घोषित कर साफ्टा के तहत आने वाले और भारत में अन्य सभी सेब आयात देशों पर आयात शुल्क 100% किया जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सेब का न्यूनतम मूल्य 50 रुपए, सेब सहित सभी फलों एवं सब्जियों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएं। किसानों बागवानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मंच के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यतः 3 मांगों को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को राज्यपाल के माध्यम से दिए गए ज्ञापन के तहत अवगत करवाया गया है कि हिमाचल में छोटी जोतें होने के कारण बागवान भयंकर संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व हिमाचल के स्तर पर जहां लगभग 45,000 करोड़ की सेब की आर्थिकी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देती है, के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। मंच के संयोजक हरीश चौहान ने राज्यपाल से आग्रह किया कि सेब का न्यूनतम मूल्य 50 रुपए, सेब सहित सभी फलों एवं सब्जियों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाए। हिमाचल प्रदेश में FCI द्वारा MSP के तहत मक्की की पूरी खरीद के साथ धान, गेहूं सभी दलहनों की खरीद सुनिश्चित की जाए। जो ये 3 किसान बिल आए हैं, ये हम पहाड़ी राज्यों के लिए जो है ये कोई फ़ायदा नहीं देने वाले और आने वाले समय में जो है इसका बहुत बड़ा नुकसान हम पहाड़ी राज्यों को भी सहना पड़ेगा। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से आग्रह किया है कि जो ये कानून है इसको जो है तुरंत जो है वापस लिया जाए और किसान हित में जो हमारा सेब है या हिमाचल प्रदेश की सब्जियां है या और अन्य हमारे फल है हिमाचल प्रदेश के, उनको भी जो है न्यूनतम मूल्य के दायरे में लाया जाए, यानी कि MSP के दायरे में लाया जाए। ये और इसके अलावा जो 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, वो 44 विदेशों से सेब भारत में आयात होता है, उस सेब को जो है हम चाहते हैं कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 100% की जाए, सेब को विशेष उत्पाद घोषित किया जाए और इसके अलावा साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, उसके तहत जो सेब, ईरान का सेब, ईरान वैसे तो हमारा मित्र देश है, ईरान का सेब जो भारत में अफ़गानिस्तान के माध्यम से आ रहा है, अफ़गानिस्तान साफ्टा का एक हमारे साथ जो एग्रीमेंट है उसका एक देश है। ईरान वाले क्या करते हैं कि अपना सेब जो है वो अफ़गानिस्तान में उतारते हैं और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर के तहत जो है भारत में एंटर करवाते हैं। उससे एक तो भारत सरकार का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और इसके अलावा जो है हम किसानों बागवानों को भी जो है हम बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, खासकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर के किसानों बागवानों को और उत्तराखंड के जिनका सेब CA स्टोर में है। बागवान संजय चौहान ने बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में हिमाचल के छोटे बागवान वर्तमान में चल रहे कृषि संकट के चलते बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। यदि समय रहते सरकारी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो प्रदेश में बागवानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बागवान संजय चौहान ने बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में हिमाचल के छोटे बागवान वर्तमान में चल रहे कृषि संकट के चलते बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। यदि समय रहते सरकारी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो प्रदेश में बागवानी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तंवर ने कहा कि आज प्रदेश के किसानों के समक्ष अनाज के साथ फल व सब्जी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की नितांत आवश्यकता है। प्रदेश में 88% लघु एवं सीमांत किसान होने से किसानों की फसलों की लाभकारी दाम सुनिश्चित करने की जरूरत है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वादे के मुताबिक है। अभी जो ज़रूरत है हिमाचल में, हमारा पूरा जो लोअर हिमाचल है, चंबा तक, जो कांगड़ा है, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, ये सारे जो ज़िले हैं जहाँ पर मक्की पैदा होती है 7 लाख मीट्रिक टन, उसमें 1850 रुपये जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। पिछले वर्ष 800 से 1200 रुपए पे किसान को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा, बेचना पड़ा और उसके लिए कोई भी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं था। हाल ही में विधानसभा में सरकार ने कमिटमेंट तो जरूर दी है पर इसके ऊपर ठोस रूप से कुछ भी नहीं हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर के महामहिम से यह गुजारिश की गई है कि अन्य राज्यों की तरह, कई राज्यों में जिस तरह इन 3 कानूनों को उस राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हमने भी ये मांग की है कि इन 3 कानूनों को, जो अभी कृषि के 3 कानून आए हैं, इन्हें रिपील किया जाए और जो MSP है उसको एक कानूनी दायरे में लाया जाए।
आगामी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने व 2022 में हिमाचल विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग की बैठक शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी विनोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जहां कोरोना काल में प्रदेश सरकार की विफलताओं और महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति तैयार की गई, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रूपरेखा बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि कोरोना काल में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां नहीं आयोजित हो पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े दलित वर्ग के लोगों ने सामाजिक रूप से इस दौरान लोगों की सेवा के लिए भरपूर कार्य किया। सामाजिक तौर पे हमारे दलित कांग्रेस के लोगों के बीच जाके उनकी मदद करने का काम, उनको राशन की बात हो, सैनिटाइजेशन उनके एरिया को करने की बात हो, तमाम चीज़ें कर रहे थे। तो चूँकि 2022 का चुनाव सर पर है, तो हम लोग आगे कैसे काम किस तरीके से काम करेंगे, तो हम ब्लॉक स्तर पे हमने कमेटियों के जो नियुक्तियाँ की है, तो हम लोग ब्लॉक स्तर पे जाके काम करना शुरू करेंगे। यदविंदर गोमा जी और हम ब्लॉक वाइज हर प्रत्येक ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ की जो कमेटीज है उनको मिल के उनको मोटिवेट करने का काम करेंगे। और जो दलित कांग्रेस के अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ हमारा सामंजस्य दलित कांग्रेस का कैसे बैठे, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारी ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे व सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भी सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और आज भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग का शोषण किए जाने की बात कही। उन्होंने आगामी नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा अहम भूमिका निभाने की बात करते हुए घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। पूरे देश भर में इस समय चाहे हम किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, दलित की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, महिलाओं की बात करें, इस समय मुझे लगता है आज़ादी की लड़ाई तो एक हमने लड़ी थी, ये दूसरी एक लड़ाई हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। देश भर में आप देखते होंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस लड़ाई को आगे आके लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर इस लड़ाई को आगे आके लड़ेगा। ना वो पुलिस से घबराता, ना वो मुकदमों से घबराता, ना वो पुलिस के डंडे लाठियों से घबराने वाला। वो इस लड़ाई को सड़क पे आके लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम इसको पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सभी पदाधिकारियों से आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए धरातल पर कार्य करने का आह्वान किया। कि आपको मैं अध्यक्ष बना रहा हूं, आपको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, इकट्ठा करना है, गुटबंदी को खत्म करना है और हर कार्यकर्ता के साथ न्याय करना है। मैं आज भी उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा हूं। इससे ज्यादा मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आए और इसके लिए मैं प्रयास करता हूं। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को भी यही बात कहता हूं कि इस पार्टी ने आपको भी बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। हमारे जो इसी पार्टी की बदौलत विधायक बने, इसी पार्टी की बदौलत मंत्री बने। मैं उनसे भी कहता हूं कि आज आपका लेने का समय नहीं है, पार्टी को देने का समय है। अटल श्रेष्ठ शहर योजना के तहत गठित 4 सदस्यीय टीम ने नाहन नगर परिषद का दौरा कर परिषद द्वारा दी जा रही जन सुविधाओं का जायजा लिया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत नगर परिषद द्वारा जनता को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है उसका निरीक्षण किया गया है, जिसका आंकलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले स्थान पर आने वाली नगर परिषद को योजना के तहत 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाली नगर परिषद को 75 लाख व तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अटल श्रेष्ठ शहर जो योजना है, जो पुरस्कार है, जो नगर परिषदों को अच्छी वर्किंग डिलीवरी के ऊपर जो भी लोगों को जन सुविधाएं देते हैं वो उसके ऊपर हमें आंका जाएगा। ये 6 नगर परिषदें हैं। जो प्रथम नगर परिषद आएगी इस इंस्पेक्शन में ये सरकार को रिपोर्ट जाएगी। अगर नगर परिषद नाहन का या अन्य कोई भी नगर परिषद उसका जो आंकड़े हैं उसमें नंबर हैं वो अच्छे आते हैं
तो प्रथम नगर परिषद को 1 करोड़ रुपया जो है सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। जो द्वितीय नंबर पे नगर परिषद रहेगी उसको 75 लाख और तृतीय के ऊपर 50 लाख के आसपास जो है वो इनाम दिया जाएगा। तो ये जो टीम है वो आज हमारा सारा जो है रिकॉर्ड है जिसमें हम पब्लिक को जो डिलीवरी देते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो उसको देख रही है। और वी होप कि नगर परिषद नाहन अच्छा काम कर रही है सभी समस्त पार्षदगणों, सभी बुद्धिजीवियों के सहयोग से। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नगर परिषद जो है इस पुरस्कार को अवश्य पाएगी। विधायक सुभाष ठाकुर ने कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर में लगभग 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बहुमंजिला भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंडी समिति को बधाई दी और इस कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने की आशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से मार्केट कमेटी का भवन बनाया गया है जिसमें डेली नीड्स और होलसेल की दुकानें हैं। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि इस बहुमंजिला भवन में मीटिंग हॉल, पार्किंग, दुकानें, आवास इत्यादि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस बहुमंजिला भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत वर्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, जिसका आज विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। उन्होंने किसानों, बागवानों को बधाई दी और कहा कि किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिलेगा तथा उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा और अन्य मंडियों के मोल भाव की जानकारी मिलेगी। सुभाष ठाकुर ने कहा कि नए कृषि बिल के तहत किसानों को अपने उत्पादों को अपने स्तर पर देश के किसी भी क्षेत्र में बेचने की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों के कल्याण के लिए अनेकों जन कल्याणकारी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पात्र किसान लाभान्वित हो सकें। बिलासपुर सब्जी मंडी का जो आज जो भूमि पूजन हुआ, यह 1 करोड़ 71 लाख की लागत से इसमें शॉप्स जो होंगी, दुकानें होंगी और कार पार्किंग होगी और मीटिंग हॉल होगा और रहने के लिए रेजिडेंस होंगे, क्वार्टर्स होंगे। यह व्यवस्था की गई है और यह 1 करोड़ 71 लाख की लागत से एक अच्छा शॉपिंग कम्प्लेक्स और जिसमें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ होंगी। यह एडिशनल इससे पहले 2 करोड़ का पहले बना हुआ है, तो उसमें मार्केट कमेटी की होलसेल और दूसरी दुकानें हैं, डेली नीड्स की दुकानें हैं। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शुभारंभ किया था, जिसका भूमि पूजन आज विधिवत रूप से हमारे इस मार्केट कमेटी के चेयरमैन हंसराज ठाकुर जी इन्होंने ये आग्रह किया था कि यहाँ पर यह एक आवश्यकता है और ये सारी चीज़ें यहाँ हो। तो यह हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और वो स्टेट मार्केट कमेटी के चेयरमैन से बातचीत करके और हंसराज जी ने प्रयास किए और हमने भी सरकार के पास यह सारा मामला उठाते हुए आज यहाँ यह भूमि पूजन का काम, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हंसराज जी को भी, सारे मार्केट कमेटी के मेंबरान और जितने भी यहाँ जिन शॉपकीपर्स वेजिटेबल के हैं। और यह किसानों के लिए और किसानों की उपज के लिए ये मंडी की व्यवस्था की गई है। इसको और बढ़ाने के लिए हंसराज जी ने अध्यक्ष के नाते यहाँ पर जो काम किया है, मैं इनको भी बधाई देता हूँ और सभी किसानों को, बिलासपुर के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि उनकी उपज का यहाँ मंडी पे उचित मूल्य भी मिलेगा और उनको अपना जो उत्पाद है उसको यहाँ पर लाने के लिए और बाकी मंडियों से भी जानकारी के उसका क्या मोल भाव है, तो उस तरह से सुविधा प्राप्त करने के लिए सब हुआ है ताकि किसानों के जो उत्पाद है वो यहाँ पर बिके, उनको सुविधा मिले। यह भी मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और इसके लिए हम मिलजुल के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से लंबित पड़े चिकित्सा बिल का भुगतान करने और पेंशनर्स के लिए जेसीसी का गठन करने की मांग की है। शिमला के रोटरी टाउन हॉल में आयोजित पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में पेंशनरों के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। एसोसिएशन का कहना है कि वह पिछले 3 वर्षों से प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठाते आए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही है। शिमला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शिमला के रोटरी टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला शहरी इकाई के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि कोरोना के चलते
काफी समय से बैठक का आयोजन नहीं हो पाया था और आज करीब 1 वर्ष बाद बैठक रखी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में पेंशनरों के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में पेंशनरों के लिए भी जेसीसी का गठन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा पेंशनर के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें इलाज में काफी परेशानी हो रही है। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए। कोविड-19 है, उसको 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल के दौरान पेंशनर्स की कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, तो आज ये मीटिंग हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो हमारा जो नई कार्यकारिणी है उसके चुनाव के लिए तिथि की घोषणा की जाएगी और साथ में ही उसके अलावा जितनी पेंशनर्स की जो डिमांडें हैं यहाँ पे पिछले 3 साल से, जब से ये गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से लेकर पेंशनर्स की डिमांडें जस की तस पड़ी हुई है। ना तो पेंशनर की जेसीसी हुई है और जो पेंशन की मेन डिमांड थी 5, 10, 15%, ना वो पूरी हुई है, ना ही जो सेंटर का 7वां पे स्केल था वो पेंशनर और एम्प्लॉइज़ को दिया गया है। तो पेंशन में बड़ा भारी रोष है। इसके अलावा पेंशनर्स के मेडिकल बिल बहुत पेंडिंग पड़े हैं। मैं एक बार दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने जो सुंदरनगर में पेंशनर्स के सामने घोषणा की थी कि पेंशनर के लिए जल्दी जेसीसी की गठन किया जाएगा तथा पेंशनर की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, अपनी जो आपने वहाँ घोषणा की थी उसको पूरी करें। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश के 3 खंडों में प्रधान पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिमला जिला के टूटू व चौपाल और मंडी जिला के धर्मपुर खंड में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया के दूसरे दिन विभिन्न पंचायतों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी कड़ी में टूटू खंड के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई ग्राम पंचायत धमून में प्रधान पद के लिए युवा प्रत्याशी सुनील कुमार ने पर्चा दाखिल किया। पंचायत मुख्यालय में बड़ी संख्या में अपने समर्थकों सहित सुनील कुमार ने दोपहर में नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया। उनके समर्थन में ग्राम पंचायत धमून के पूर्व प्रधान व वर्तमान उप प्रधान बलदेव राज ठाकुर, वार्ड सदस्य से भवाना गुलदावरी ठाकुर और वार्ड सदस्य से धमून वीना शर्मा और सेवानिवृत्त कैप्टन श्यामलाल शर्मा सहित पंचायत के सभी गाँव के लोगों ने सुनील कुमार के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। धमून पंचायत के वार्ड भवाना निवासी सुनील कुमार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली से वाणिज्य स्नातक है, जिसके बाद प्रदेश विश्वविद्यालय से MBA फाइनेंस किया। निजी क्षेत्र में कई बार उन्हें नौकरी के अवसर मिले, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को तरजीह दी, जिसके बाद क्षेत्र विकास और समाज सेवा के जज्बे को देखते हुए समस्त ग्रामीणों द्वारा उन्हें प्रधान पद के लिए मैदान में उतारा गया। प्रधान पद के प्रत्याशी सुनील कुमार ने कहा कि बीते 5 वर्षों में पूर्व प्रधान बलदेव राज ठाकुर के नेतृत्व में पंचायत की सभी वार्डों का समुचित विकास हुआ। बहुत सी नई योजनाएं पंचायत के लिए लाई गई। गरीबों के उत्थान और किसानों के विकास के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जनता के प्यार और आशीर्वाद से उन्हें पंचायत की सेवा का मौका मिला तो पूर्व की विकास योजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के साथ ही शेष क्षेत्रों के विकास के लिए लोगों के सहयोग और जनभागीदारी से कार्यों को पूरा किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी जोर दिया जाएगा। पहले भी 2 बार पंचायत को राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं और भविष्य में भी पंचायत को अव्वल रखने के लिए काम किया जाएगा। वहीं उप प्रधान बलदेव राज ठाकुर, गुलदावरी ठाकुर और कैप्टन श्यामलाल शर्मा ने कहा कि पंचायत विकास के लिए शिक्षित, युवा और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है और सुनील कुमार पंचायत वासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इसके लिए सभी पूरी निष्ठा से सुनील कुमार के समर्थन में साथ खड़े हैं। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर आत्मा रंजन ने कहा कि मंगलवार को 2 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 2 दिन में अब तक 3 लोगों ने प्रधान पद के लिए आवेदन किया है। 27 मार्च को छटनी के बाद चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाएंगे और 7 अप्रैल को मतदान के तुरंत बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। और मैंने ये इसी उम्मीद से भरा है कि जैसे मेरे पूर्व प्रधान रह चुके हैं और अब आजकल ये उप प्रधान है तो श्री बलदेव जी, तो मैं इनके आशीर्वाद चाहूँगा और जैसे इनको विजय बनाया है वैसे ही हमारे धमून के क्षेत्र की जनता मेरे को भी विजय बनाए और अपना आशीर्वाद बनाए
जैसे इन्होंने हमारे जो पहले प्रधान जी थे, इन्होंने काम किए हैं, 2 बार नेशनल अवार्ड दिलाया हमारी पंचायत को। तो मैं चाहता हूं कि इनके मार्गदर्शन से मैं भी इस बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार मैं भी ये सोचूं कि मैं अपनी पंचायत को एक बार फिर से नेशनल अवार्ड दिलाऊं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जैसे आपने इनको विजय बनाया है, कृपया मुझे भी वोट देके अपना आशीर्वाद दें और मेरे को भी विजय बनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो हमारे अब प्रत्याशी हैं सुनील जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी पूरी पंचायत के जितने भी लोग हैं सबसे इनके लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि इनको आशीर्वाद मिले और ये बहुत अच्छे मार्जिन से, जैसे मेरी जीत हुई उससे भी और ज़्यादा मार्जिन से इनकी जीत हो और हम दोनों या पूरी जो पंचायत के चुने हुए सदस्य हैं, जैसे मैं प्रधान हूँ, हम वार्ड सदस्य हैं और हम इनकी अध्यक्षता में पंचायत को विकास की ओर ले जाएंगे। विकास के जो हमारे थोड़े अधूरे काम पड़े हैं उनको पूर्ण करेंगे और ये हम बिल्कुल लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम सबसे पहले जो हमारे गरीब समुदाय के लोग हैं और जो भी हमारे कृषि से जुड़े प्रॉब्लम है या बेरोजगारी से, हम ऐसे बहुत सारे हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको हम इसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। खास तौर पे जो हमारी महिला है, हमारा पंचायत में इस बार ये रहेगा कि हम जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं, वो किसी पे भी डिपेंड ना रहे। ये हमारी ऐसी लोगों से विश्वास दिलाते भी और हम इसके ऊपर खरा उतरेंगे। ये भगवान के लोग हैं उनको काफी दूर तक दौड़ाएं और उनको वोट तो दे ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कुरीतियां फैला रहे हैं, जो बच्चों को, नौजवानों को नशे की ओर धकेल रहे हैं, उनसे बचे और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग स्कूल के प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में वर्ष 2020 तक क्षय रोग के 713 रोगी थे और इस वर्ष अभी तक 85 नए रोगियों की पहचान हुई है। इनमें DRTB के 28 रोगियों की भी पहचान हुई है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि 2018 से 2021 तक इस बीमारी से प्रभावित 2350 मरीजों को लगभग 55,39,500 रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जिला व खंड स्तर पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी किया जा रहा है। जिला में बलगम के नमूनों की जांच 15 स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। रीजनल आयुर्वेदिक अस्पताल बिलासपुर और आयुर्वेदिक अस्पताल कंदरौर में नए बलगम के जांच केंद्र शुरू कर दिए गए हैं और इन संस्थानों में कोई भी आदमी अपने बलगम की जांच करा सकता है। आज 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो जिला स्तरीय भी मनाया जा रहा है, वो हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में मनाया जा रहा है और इसमें जो नर्सिंग स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसको हम लोगों में अवेयरनेस के लिए या जो जानकारी देने के लिए इसको आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। तो हमारे, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास 2020 में 713 पेशेंट थे जो टीबी के, और उनमें से जो ड्रग रजिस्टर्ड टीबी जो होती है उसमें से 28 केसेस थे। अब 2021 में अभी मार्च तक हमारे पास 85 पेशेंट जो है टीबी के नए केसेस निकल चुके हैं और 3 जो है ड्रग रेजिस्टेंस के केसेस हैं। तो इनको सरकार की तरफ से जो स्कीमें दी जा रही है, जैसे कि निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत इनको राशन, जिसके तहत इनको आहार दिया जाता है, डाइटरी मनी दी जाती है। तो अभी तक जो ये जो योजना थी वो 2018 से शुरू थी। तो 2018 से अभी तक हमारे पास 2350 बेनिफिशियल को इसके बेनिफिट दे चुके हैं। ब्लॉक वाइज जो कई जगह पे काम कर रहे हैं और 2 हमारे पास यहाँ पे सिविल हेड साइट्स हैं, जो कि एक RH बिलासपुर में काम कर रही है और एक कुमारी में काम कर रही है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने सड़क किनारे आई बड़ी बड़ी दरारों को भरने का कार्य अब जल्द शुरू किया जाएगा। दरारें आने से रिज मैदान का एक हिस्सा लगातार धंसता जा रहा है, लेकिन विभाग की लेट लतीफी से मुरम्मत का कार्य काफी समय से अधर में लटका है। लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AK सोनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत PWD को रिज की मुरम्मत का कार्य सौंपा गया था, जिसका एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। सोनी ने बताया कि पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए इसके डिजाइन व सॉइल टेस्टिंग को IIT रुड़की भेजा गया था, जिसके बाद IIT रुड़की द्वारा डिजाइन तैयार कर दिया गया है और अब जल्द ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी ने लोक निर्माण विभाग को मतलब की ड्यूटी लगवाई हुई है और लोक निर्माण विभाग इसका एस्टीमेट बनाया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट, इसकी जो
पुरानी हिस्ट्री देखते हुए कि बार बार ये रीच धंसता रहा, तो इस चीज़ के लिए ये IIT रुड़की को इसका डिज़ाइन और साथ में सॉइल इन्वेस्टिगेशन का काम दिया था। वो उन्होंने वो काम पूरा कर लिया है। उन्होंने रिपोर्ट हमारे को सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें माइक्रोपाइल्स फाउंडेशन के थ्रू जो है वो रिज को स्टेबलाइज किया जाएगा कि पूरी कटिंग नहीं होगी 16 मीटर नीचे। ये सिर्फ मतलब हमारी कटिंग जो होगी वो लूज डेब्रिस जो आपका ग्रास वगैरह या वेजिटेशन है उसको हटा के वहाँ से माइक्रोपाइल्स मतलब डाले जाएंगे और जो कि हार्ड स्ट्रेटे पे ट्रांसफ़र करेंगे लोड को, और उसके ऊपर मतलब जो है स्ट्रक्चर बन के इसको मतलब जो है अपने स्टेबलाइज करने का कार्य मतलब बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। कुछ कारणों से रिपोर्ट आने से और कोरोना के कारण उनकी लैब्स में मतलब देरी लगी, उसके लिए मतलब वो अपने IIT रुड़की वाले भी मतलब वो थे कि मतलब हम वो शर्मिंदा हैं कि मतलब ऐसी इन कारणों की वजह से देरी हुई। लेकिन अब डिज़ाइन आ चुका है तो हम एस्टिमेशन का काम हमारा पूरा हो गया है। टेंडर का हम उसको एस्टिमेट बना के टेंडर की प्रक्रिया को वर्किंग एस्टिमेट अप्रूवल करने के बाद एकदम मतलब हो जाएगा और ये जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। 22-23 करोड़ रुपए का है। 15 करोड़ का प्रिलिमिनरी हमने एस्टिमेट दिया था, उसको उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पे ना करने की सलाह दी है, तो वो ही हमारे हेड ऑफिस वालों ने भी उसी को अप्रूव किया है जो IIT रुड़की ने हमारे को मतलब दिशा निर्देश दिए हैं कि पाइल फाउंडेशन के थ्रू ही इसका काम किया जाए। तो ये मतलब 22-23 करोड़ रुपए में कंप्लीट मतलब हो जाएगा। नूरपुर की बरंडा पंचायत के लोग इन दिनों तेंदुए के आतंक से परेशान हैं। पंचायत में पालतू जानवरों पर दिन दिहाड़े हो रहे हमले से गांव वालों में दहशत का माहौल है। बता दें कि बरंडा पंचायत के अंतर्गत आने वाले एक गांव में दोपहर में ही तेंदुए ने खेत में चर रहे मेमने को अपना शिकार बना दिया। वहीं गाँव वासियों का कहना है कि पहले भी कई बार तेंदुए को गांव में घूमते हुए देखा गया है, जिससे पालतू जानवरों के साथ साथ लोगों को भी हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। नूरपुर की बरंडा पंचायत में तेंदुए ने दिन दिहाड़े एक मेमने को अपना शिकार बना लिया। लखवीर सिंह ने बताया कि वह दिन में अपने घर के पास ही खेत में पशुओं को चराने गया था, तभी अचानक तेंदुए ने उसके मेमने पर जानलेवा हमला कर उसको मार दिया। लखवीर सिंह द्वारा शोर मचाने पर गांववासी इकट्ठा हुए, जिसके बाद तेंदुआ भाग गया। जानकारी के अनुसार तेंदुए को पहले भी कई बार गांव में घूमते देखा गया है, जिससे गांववासियों में भी दहशत का माहौल है। बकरी बांधी हुई थी, मैं उधर अपने मकान में काम कर रहा था, बकरी जोर से चलाने लगी। जब देखा तो उसको घसीट कर वहाँ ले गया, वहाँ भागा पीछे तो वहाँ छोड़कर नीचे को भाग गया, छलांग लगा दी। वहीं SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस मामले के बारे में उन्होंने वन विभाग के DFO से बात की है और उन्हें तुरंत इस समस्या का हल निकालने के आदेश दे दिए हैं। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने गाँव वासियों से भी अपील की है कि घर से बाहर निकलते समय सावधान रहें। इस बारे में मेरी DFO नूरपुर से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि हाँ, ये जो तेंदुआ है ये जनरली सुबह के टाइम में या शाम के वक्त में दिखाई देता है। DFO साहब से मेरी बात हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें हम ट्रैप लगाकर जो है कोई नेसेसरी कार्रवाई करेंगे। जो बकरी मारी गई है उसमें जो है इनके रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो है फौरी राहत दिया जाएगा। आगामी 29 मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी। रंगों का यह त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग रंगों की खरीदारी करने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। बाजार में कई तरह के रंग उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनमें केमिकल पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप होली खेलने के लिए ऐसे रंगों का चयन करें जो आपके लिए घातक ना हो। इसी के चलते जिला सिरमौर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्राकृतिक वस्तुओं से रंग तैयार किए हैं, जिससे किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लिहाजा यह रंग किसी भी तरीके से आपकी त्वचा के लिए खतरनाक नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मेड इन सिरमौर मुहिम के तहत 30 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने होली के लिए हर्बल रंग तैयार किए हैं, जिसे बेचने के लिए जिला मुख्यालय नाहन में एक स्टॉल लगाया गया है। स्टॉल का शुभारंभ DC सिरमौर डॉक्टर RK परूथी ने किया। स्टॉल के अलावा जिला प्रशासन द्वारा खोली गई हिम ईरा दुकानों व बाग पशोग में बनाए गए शी हाट में यह रंग खरीदने के लिए उपलब्ध रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर RK परूथी ने कहा कि बाजार में मौजूदा समय में सिंथेटिक कलर मिलते हैं, जिससे स्किन पर बुरा असर पड़ता है, मगर महिलाओं ने जो प्राकृतिक रंग तैयार किए हैं यह उपयोग के लिए बेहतर है और इससे संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहता है। DC ने यह भी कहा कि कोरोना के मद्देनजर होली के दौरान आयोजित होने वाले मेलों पर रोक लगी है और कोई सामूहिक कार्यक्रम
नहीं हो सकता। लेकिन घर पर जो लोग होली मनाएंगे उन्हें इस तरह के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। 29 मार्च को होली का त्यौहार है। होली जो है हमारा रंगों का त्यौहार है और उसमें जो मार्केट में रंग उपलब्ध होते हैं ज़्यादातर ऐसे रंग होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, जिनका स्किन पे बुरा असर पड़ता है। नाहन में जो हमारे विकास खंड पाउंटा साहिब हैं, सिलाई है, संगड़ा है, महिलाओं ने जो नेचुरल कलर्स हैं जिसमें चुकंदर है, पालक है और अरारोट है, इन चीज़ों का यूज करके हर्बल कलर बनाए हैं जो शरीर के उपयोग के लिए अच्छे हैं। किसी तरह का कोई उसमें संक्रमण की आशंका नहीं रहती। हालांकि होली पे कोरोना के तहत ऐसे निर्देश हैं कि भीड़ वाले स्थान पे नहीं जाना है और ऐसा कोई होली का मेला भी नहीं होगा। लेकिन जो अपने रिचुअल्स हमने करने हैं, घरों में यूज करना है, उसके लिए मैं सभी नाहन के वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो महिलाओं ने अपने लेवल पे जितने हमारे वेजिटेबल कलर्स हैं उसका यूज करके जो रंग बनाए हैं इसको खरीदें और इनका इस्तेमाल करें। बाजार में जो सिंथेटिक कलर हैं उनके यूज करने से बचें। वहीं महिलाओं ने बताया कि उन्होंने खुद यह प्राकृतिक रंग तैयार किए हैं जिसके इस्तेमाल से त्वचा को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। उन्होंने बताया कि यह रंग प्राकृतिक पदार्थ जैसे अरारोट, मैदा, मक्की के आटे से बनाए गए हैं और इनमें केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। महिलाओं ने लोगों से अपील की है कि वह उनके स्टॉल में आकर यहां से रंगों की खरीदारी करें। ये सभी एसएचजी अलग अलग जगह से आए हैं। ये कलर्स सभी एसएचजी ने बनाए हैं और ये नेचुरल कलर हैं बिल्कुल। इन्हें पालक जैसे चुकंदर वगैरह से उनका पालक को पानी में पकाया और उससे उनका जो रस वगैरह तैयार हुआ उसको अरारोट में मिला के तब इस तरह ये नेचुरल कलर तैयार किए हैं हमने। और इनका किसी की स्किन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन रंगों को खरीदें। होली के लिए अपने घर में पारंपरिक तौर से ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके रंगों का इस्तेमाल किया है। इन रंगों को हमने इसलिए तैयार किया है, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है और हम इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका आंखों के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। हम हर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे साथ इस स्वयं सहायता समूह में काफ़ी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उन सभी ने हमें इन रंगों को बनाने में हमारी सहायता की है और हम चाहते हैं कि ये सभी लोग इन्हीं जो हम महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं घर में, जो हम घर में यूज़ करते हैं चीज़ें, उनसे हमने इन कलरों को बनाया है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इन सभी कलरों का इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में वनों में आग लगने के अधिक मामले सामने आते हैं और हर साल करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। वनों में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन विभाग द्वारा 1 अप्रैल से फायर सीजन शुरू किया जा रहा है। जिला हमीरपुर वन विभाग डीएफओ एलसी बंदना ने बताया कि इस बार बारिशें कम होने के कारण वनों में आगजनी की घटनाओं के मामले सामने आने लगे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग 1 अप्रैल से फायर सीजन शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए विभाग के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वनों की रक्षा व इनका संरक्षण करना हमारा नैतिक फर्ज है। गर्मी के मौसम में वनों में आग लगने का जोखिम हर समय बना रहता है, जिसके बचाव के लिए वन विभाग द्वारा 1 अप्रैल से फायर सीजन शुरू किया जा रहा है। हमीरपुर वन विभाग डीएफओ एलसी बंदना के अनुसार वन विभाग ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। डीएफओ एलसी बंदना ने बताया कि पहले 15 अप्रैल से फायर सीजन शुरू होता था, लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से वनों में आग की घटनाएं शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने 1 अप्रैल से ही फायर सीजन शुरू कर दिया है। डीएफओ एलसी बंदना ने बताया कि पहले 15 अप्रैल से फायर सीजन शुरू होता था, लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से वनों में आग की घटनाएं शुरू हो गई हैं, जिसे देखते हुए विभाग 1 अप्रैल से ही फायर सीजन शुरू करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत जंगलों में कंट्रोल, वार्निंग और फायर लाइन को बनाया गया है ताकि वन संपदा को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि विभाग ने सभी कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग भी दिलाई है। वंदना ने बताया कि वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए फायर ब्लोअर मंगवाए हैं, जिससे वनों की सफाई आसानी से की जा रही है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि वनों का संरक्षण करें और सभी वन विभाग को अपना सहयोग दें। वंदना ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु कस्बा गश्त अधिनियम 1964 की धारा 3 के तहत विशेष आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिला के हर गांव में वनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा
एवं निगरानी के लिए गांव के सभी पुरुष जवाबदेह होंगे। वंदना ने बताया कि यह आदेश आगामी 6 माह तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि 70% हमीरपुर वन वृत्त में चीड़ के ज्यादा जंगल होने के चलते आगजनी की ज्यादा घटनाएं होती हैं। इसलिए वनों की देखरेख के लिए विभाग ने कमर कसते हुए फायर सीजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस साल जो फॉरेस्ट फायर का सीज़न जो है वो 1 अप्रैल से डिक्लेयर किया हुआ है। हर साल तो वैसा हम 15 अप्रैल से माना जाता है, फिर भी इस साल की जो हमारा मॉनसून के टाइम में बिल्कुल बारिश ही नहीं हुए थे सितंबर से लेके, और विंटर में भी मतलब बिल्कुल बारिश ही नहीं होने की वजह से काफ़ी ड्राइनेस हो गया हुआ है जंगल में और आग लगने शुरू भी हो गया। तो इसी कारण कि 1 अप्रैल से डिक्लेयर किया हुआ है। और हमारा हमीरपुर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है वो एक चिल का जोन माना जाता है, क्योंकि वो 70% जो है वो चिल फॉरेस्ट है। तो ऐसा फॉरेस्ट में आग लगने का चांसेस दूसरा एरिया से हायर है, चैलेंजेस हैं। हर साल हम वो इसको एडवांस वर्क काम करते हैं। सबसे पहले फायर सीज़न आने के पहले जो हमारा विंटर एंड स्प्रिंग जो है वो इसमें हम कंट्रोल बर्निंग करते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट को साफ करके जो भी चिल का पत्तियाँ वगैरह को हमने साफ करके एक जगह पर वो जलाते हैं। और हमारा फायर लाइंस वगैरह मेंटेन करते हैं कि उसको भी साफ सफाई करते हैं, घास फूस काट के अच्छे से रखते हैं। और हमारा जो सेकेंड में हमारा जो फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ को एक इसमें हर साल हमें ट्रेनिंग देना है। और जंगल जो है आपको पता है कि वो बड़ी इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारा जो फायर ब्रिगेड का टीम वगैरह नहीं पहुँच सकते, ऐसे जगह पर होते हैं। तो एक बंदा वो उसमें बिना इक्विपमेंट्स का काम करना होते हैं। तो ये सब में हम इनको भी ट्रेनिंग दिया गया हुआ है। एक हमने फायर का गवर्नमेंट से भी जो हमारा इक्विपमेंट्स वगैरह लेने का भी वो प्रावधान है। तो इसमें हमने फायर ब्लोवर करके साफ़ सफाई करने के लिए हर रेंज में एक दे रहे हैं। हेड ऑफिस जो है इसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी हमने कोशिश किया हुआ है। परीक्षा परिणामों में देरी व पेपर चेकिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करने, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने, प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक व गैर शिक्षक के रिक्त पदों को भरने और विद्यार्थियों की कई अन्य विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिलासपुर जिला में 24 मार्च से 7 अप्रैल तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर एबीवीपी के जिला संयोजक पार्थ शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बिलासपुर जिला को भी शामिल किया गया है। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर कॉलेज प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। प्रांत कार्यकारिणी बैठक का आयोजन 20-21 मार्च को पालमपुर में किया गया। बैठक में आगामी आंदोलनों को लेकर योजना बनाई गई तथा जिसमें कि आगामी आंदोलन 24 मार्च को प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 मार्च को मास ईमेल कैंपेन, 30 मार्च को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन, 1 अप्रैल को पर्चा वितरण, 5 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान, 9 अप्रैल को सभी जिला केंद्रों पर डीसी तथा एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा विद्यार्थियों के हितों को वापस दिलवाने के लिए विद्यार्थियों के हितैषी संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन करने जा रही है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।